बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएस एलिट की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, मैच आपने देखा, मुल्तान सुल्तान ने पिछाड़ा पेशावर ज़ल्मी को एक बार फिर। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन का दिया हदफ पेशावर ज़ल्मी को, जो कि अबूर करने में पेशावर ज़ल्मी रही नाकाम। 154 पर हुई पेशावर ज़ल्मी ऑल आउट, जिसमें मोहम्मद हारिस और साइम अयूब की रही 70 रन की शराकत के बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिरने के बावजूद ये मैच रहा उनके हाथ से हासिल करने के लिए नाकाम। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कोशिश की मैच अपने हाथ रखने की, लेकिन रन रेट के ऊपर रिक्वायर्ड होने की वजह से वो मैच रहा बिल्कुल ही हाथ से निकलता हुआ। तो जिस तरीके से हमने देखा कि मैच जहां तक चल रहा था कि पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से पावर प्ले में बैटिंग की कि 70 रन पावर प्ले में अचीव करना एक बहुत बड़ा गोल होता है जब आप 211 रन का हदफ ले रहे होते हैं और ताक़ुब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल था मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी कि बॉलिंग किस तरीके से करें, क्योंकि जिस इंटेंट के साथ मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे थे और बाबर आजम जिस तरीके से उनके लिए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा ही लगा कि बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट है कि जिस तरीके से मोहम्मद हारिस ले रहे थे, बॉलर्स के ऊपर टेक ऑन कर रहे थे, तो वो एक बहुत ही पावरफुल इंटेंट था और बहुत ही एक पॉजिटिव इंटेंट था। क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं ले पा रहे थे जिस तरीके का लेना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद हारिस पे वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हारिस ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी की। खुशदिल शाह जो पहले ओवर कराया उन्होंने, वो बहुत ही एक खामोश ओवर था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हारिस ने टेक ऑन किया है वो शो बैटिंग का, लेकिन उसमें अगर देखा जाए कि हारिस ने बहुत ज़्यादा पावरफुल हिटिंग की। उसके बाद बाबर आजम की जो विकेट एहसानुल्लाह ने ली थी एक यॉर्कर से, एक पहली ही बॉल पे आप बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आउट करना और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका उन्होंने सजदा करके एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से साइम अयूब जिस तरीके से आए, उन्होंने अपनी एग्रेशन दिखाई और जिस तरीके से एक यंग टैलेंट है, नेशनल T20 कप में बहुत उभरते हुए सितारे रहे हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों प्लेयर जिस तरीके से लेके चले, लेकिन जिस तरीके से आपने कंटेंट देखा, जिस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट देखा उन दोनों के बीच में, वो एक रनआउट जो हारिस जल्दी कर बैठे, थोड़ी सी ही जल्दी कर बैठे, वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुआ। और जो कि मुल्तान सुल्तान ने देखा, जब रनआउट हुआ मोहम्मद हारिस का, तो उसके बाद एक जैसे कि मोमेंटम सारा मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद किसी भी प्लेयर ने वो शराकत नहीं दिखाई जो साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के दरमियान चल रही थी। अगर बात करें हम मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप की, तो पावर प्ले में वो बिल्कुल नाकाम रहे। ये क्रिकेट एक बहुत क्रूल गेम हो सकती है एट टाइम्स, कि अगर आप देखा जाए उसमें कि एक दिन ये आपको हंसाती है, दूसरे दिन रुलाती है और तीसरे दिन फिर आपको ये हंसाती है। क्योंकि अगर आप देखा जाए कि मुल्तान सुल्तान के बॉलर, जहां पे उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 111 रन पे ऑल आउट कर दिया था, तो वो पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन को पावर प्ले में एक विकेट भी लेने में नाकाम रहे थे, क्योंकि वो 211 रन का जो हदफ था वो ताक़ुब करने के लिए मोहम्मद हारिस ने जो इंटेंट लिया था, वो हर बॉल पे सिक्सर्स, फोर्स, जो हर बाउंड्रीज वो स्कोर कर रहे थे, वो रेशियो बहुत ऊपर था। मैं करंट रन रेट की बात करता हूं, जो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट जो 11.11 ओवर्स में था, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। 10 रन प्रति ओवर जब चाहिए थे उनको, तो बिल्कुल मेंटेन चल रहा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी, वो शराकत जो साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के दरमियान थी, वो जैसे ही टूटी, उसके बाद जैसे लगा कि मुल्तान सुल्तान ने मैच अपने हाथ में पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। किसी भी बैट्समैन को मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने रुकने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया पिच पे। और मैं यहाँ तारीफ करूंगा कि उसामा मीर की जिस तरीके से वो मुश्ताक अहमद के हाथों से होते हुए आ रहे हैं। 211 रन का हदफ डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है एक स्पिनर के लिए, क्योंकि हर बैट्समैन अपोजिशन का आप पे अटैक करेगा कि किस तरीके से बाउंड्रीज एक्सीड की जाए। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा उसामा मीर को कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलिंग एरियाज को लाइन और लेंथ परफेक्ट की है, तो मैं इस पे उनको बहुत क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से वो अपनी लाइन और लेंथ को हिट कर रहे थे और अपने कैप्टन की बातों को सुन रहे थे, कि जिस तरीके से रिजवान की कैप्टनसी देखी जा रही है ओवरऑल द सीजन। ये उनका तीसरा मैच है और तीसरा मैच है कि वो जीतते हुए आ रहे हैं। पहला मैच वो लाहौर कलंदर से हारे थे, बहुत ही टफ कॉल थी, लेकिन ये जो आज का मैच हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जहां तक देखा जाए पेशावर ज़ल्मी 10वें ओवर तक बहुत ही इन था मैच के 95 रन जो 10 ओवर्स में बना चुके थे। लेकिन जैसे ही वो शराकत टूटी मोहम्मद हारिस और साइम अयूब की जो यंगस्टर्स कोलैबोरेशन थी, वो जैसे ही टूटी, जैसे लगा कि मुल्तान सुल्तान ने ये मैच अपने कब्जे में कर लिया है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान बॉलिंग बिल्कुल भी कारामद साबित नहीं हो रही थी। अगर स्पिनर्स देखा जाए उनको भी मार पड़ रही थी, फास्ट बॉलिंग देखी जाए उनको भी मार पड़ी थी। लेकिन जैसे ही एक वो रनआउट की जो फील्ड
थी वो जो मिसिंग कर रही थी, वो रनआउट जैसे ही वो हारिस का हुआ, मुझे लगा कि थोड़ी सी जल्दी कर बैठे, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी निकल बैठे पिच पे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और रुक जाते, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के हाथ में मैच था, क्योंकि उनके पास हिटिंग पावर है, जिमी नीशम है। लेकिन जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप आई, तो मुझे लगा है कि मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने एक बार जैसे ही वो रनआउट हुआ, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन को वो टाइम ही नहीं दिया, वो मौका ही नहीं दिया कि वो रुके, वो खेलें, वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। क्योंकि एक नया बैट्समैन जब एक ग्रीज पे आता है, वो कम से कम 4 बॉलें या 1 ओवर मिनिमम लेता है अपने आप को सेट करने के लिए। लेकिन जब आप 211 रन का हदफ चेस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है फॉर द बैट्समैन टू कम, और ये डायरेक्टली वो आते हैं, वो हिट करते हैं, वो बाउंड्री स्कोर करते हैं। साइम अयूब की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा, एक यंग टैलेंट है, नेशनल अपना लोकल टैलेंट है, सिंध की टीम में नेशनल T20 कप से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शॉट्स उन्होंने खेले, जिस तरीके से उन्होंने एग्रेशन दिखाई है अपनी फील्ड पे, मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स बहुत क्लासिकल बॉलर्स हैं। कायरन पोलार्ड हो गए, कार्लोस ब्रैथवेट हो गए, एहसानुल्लाह जो कि पेस ऑफर कर रहे थे, और पेस को ऑफर जब को करते हैं तो साइम अयूब जो है वो पेस बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो यहाँ पे मैच पेशावर ज़ल्मी की, मैं तो इस बात पे मैंने जो 2 मैचेस उनके देखे, कराची के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भी उनकी जो बॉलिंग थी वो ऑन द पॉइंट नहीं थी, लाइन और लेंथ को अच्छी तरीके से हिट नहीं कर रहे हैं। उनके पास ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, सलमान इरशाद जो कि यॉर्कर अटैम्प्ट करते हैं, और कई कबार आप ऐसे करते हैं कि जब आप यॉर्कर अटैम्प्ट करते हैं, यॉर्कर आपसे सही नहीं होता, कभी कभार आप फुल टॉस फेंक देते हैं। और मुल्तान सुल्तान नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल साइड है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, वो हर फील्ड में आउट क्लास है। फील्डिंग उनकी आउट क्लास है, बॉलिंग उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैटिंग में तो रिजवान लीड करते हैं, उसके बाद उनके साथ शान मसूद का टच मैं समझता हूं कि वो प्रेशराइज हो जाते हैं। अभी भी हमने इस मैच में देखा कि जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे शान मसूद के, उनको एरियाज नहीं मिल रहे थे, बॉलर्स लेंथ नहीं दे रहे थे, अच्छी एरियाज मिल नहीं रही थी उन्हें, तो वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो किस तरीके से मैच को लेके चले, और हाथ में आखिरकार वो विकेट दे बैठे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रायले रूसो ने बैटिंग की है, मुझे लगता है रायले रूसो को ये कंडीशंस पाकिस्तान की वो उन्हें भा गई हैं कि जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं पाकिस्तान में, तो वो तो ब्लिस्टिंग स्टार्ट, हर ओवर में 14 का रन रेट रखना, 10 का रन रेट रखना बहुत मुश्किल काम है। और 211 रन जो कि PSL सीजन 8 का सबसे हाईएस्ट टोटल है इस वक्त का, ये मैं समझता हूं कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप की पावर है कि जिस तरीके से वो खेल रही है और जिस तरीके से चलती हुई आ रही है। तो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से ये मैच टेक ऑन किया, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट था। और मैं समझता हूं कि मोहम्मद हारिस जिस तरीके से उन्होंने पावरफुल हिटिंग की और एक अपना जेस्चर दिखाया कि किस तरीके से वो मैच को लेके जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंटेंट था। जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने ये टेक ऑन किया, जब रनआउट के, बार बार मेंशन कर रहा हूं कि जिस वक्त ये रनआउट हुआ और जब ये कोलैबोरेशन टूटी, जब उनका माइंडसेट टूटा, तो उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने ये मैच अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद से जो भी बैट्समैन आए, राजापक्सा आए, आपके पास जिमी नीशम आए, जो भी आए आपके पास, आपने उनको सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया। कि रिजवान ने इस तरीके से कैप्टनसी दी, वो हर बॉल पे अपने, अगर वो पावर प्ले में देखा जाए, अपने हर बॉलर की तरफ जा रहे थे, चाहे वो अब्बास अफरीदी हो या जो भी हो, उनके पास वो जा रहे थे, उनसे कोलैबोरेट कर रहे थे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उन पे बॉलिंग कीजिए। और जब मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने अपनी स्टैंड पे बॉलिंग की और उनको वो विकेट्स मिली जो उनको चाहिए थी, जिमी नीशम, कार्लोस ब्रैथवेट को उन्होंने आउट किया। और ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुल्तान सुल्तान की 211 रन का हदफ चेस करना। और ये 57 की, अगर मैं आपको बताता चलूँ, PSL की तारीख में सबसे जो बड़े मार्जिन से जो जीत हुई है वो है 58 रन की, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने अभी नाकाम करते हुए ये कहा है कि 56 रन से ये हारी है मैच, जो कि अब वो तारीख बरकरार ही रहेगी। 57 जो है वो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विनिंग है किसी टीम के लिए। तो ये जो मैच हुआ बहुत ही करारा हुआ, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मैं सोचता हूँ कि अपनी बॉलिंग लाइनअप में उनको चेक करना पड़ेगा कि किस, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए कि जो बॉलर आपकी उसमें नहीं बैठ रहा। फिर खुर्रम शहजाद, ये मुसलसल उनका दूसरा मैच है कि वो आ रहे हैं और हर जो भी बैट्समैन है उनको टेक ऑन करता है कि किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। क्योंकि खुर्रम शहजाद एक नए बॉलर हैं, कोई नए, पिछले साल कोयटा की तरफ से खेले थे, कोयटा की तरफ से भी उनका फिनोमिनल सीजन रहा था, लेकिन पेशावर की तरफ से वो स्टार्ट उनको नहीं मिल पाया जो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि पेशावर के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ट्राई करना चाहिए, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है कि किसी और को ट्राई करना चाहिए, चांस देना चाहिए। कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है वो चांस पे होती है, जिसमें
बात करते हैं कि जिस तरीके से बेंच स्ट्रेंथ है, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें ताकि आप अपने नेशनल स्क्वाड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास और ऑप्शंस आए। तो मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी को सबसे ज़्यादा उन को फोकस करें कि अपना पैर लाइन से, ग्रीस लाइन से बाहर रखें, क्योंकि जब तक आप अपना पैर अंदर नहीं रखेंगे ग्रीस लाइन से, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। नो बॉल्स हो रही थी, आपके कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, क्योंकि और कल तो मुल्तान में ड्यू का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस तरीके से मुल्तान ने अपने ड्यू फैक्टर को हैंडल करते हुए बॉलिंग की है, दैट वाज अ फिनोमिनल। और जिस तरीके से रिजवान ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, देखा है उनको, और जिस तरीके से रिजवान अपने फील्डर्स को देखते हैं, अपनी टीम को एज अ टीम लीड करते हैं, देखते हैं उनका कद बहुत छोटा है, लेकिन मैं जब वो भागते हैं अपने बॉलर्स की तरफ, अपने बॉलर्स के साथ जाते हैं, मिलते हैं। कार्लोस ब्रैथवेट को अगर देखा जाए, उनकी हाइट उनसे 2 गुना लंबी है, लेकिन जब वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सानुल्लाह से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, जब मैं उन्हें देखा तो वो बहुत सारी कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एज बिटवीन द कैप्टन एंड द टीम मेंबर वो बहुत ज़्यादा थी। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बहुत पॉजिटिव्स है कि अच्छा इंटेंट है। साइम अयूब एक न्यू टैलेंट है, रिकवर किया उन्होंने अपने लिए। पहला मैच उनका अच्छा नहीं गया था, रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली मीर हमजा से की बॉल पे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मैच बहुत अच्छा हुआ। तो इस पे और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मैच चला गया वो चला गया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को इस पे पॉजिटिव अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के मैच पे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके अपने शो जीत का जुनून में। नाज़रीन, आज के मैच के बारे में बात करते हैं। कराची किंग्स बमुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स। एक तरफ है कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद, जो कि कराची के होम कैप्टन है, लेकिन कराची की जब जहाँ तक बात करें तो कराची अपने शायकीन का दिल खुश करने में नाकाम रही है अब तक, क्योंकि ये मुसलसल तीसरा मैच है और 2 मैचेस लगातार वो हार चुके हैं। पहला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी से हारे थे और दूसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दोनों ही होम ग्राउंड पे अपने हारे थे। तो ये डिसअपॉइंटमेंट होगी कराची के लिए, और वो मुझे नहीं लगता कि किस बात पे फोकस कर रहे हैं कि कहाँ लेके जाना चाहिए मैच को, किस तरीके से लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, दोनों ही बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके पास बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। कराची के पास भी बनिस्बत बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कराची गलती कहाँ पे कर रहा है। कराची जो है बहुत डीप ले जाता है मैच को, प्रेशर में आ जाता है, जब विकेट्स गिर जाती हैं ऊपर से पावर प्ले में, तो उसको हैंडल करना कराची बहुत मुश्किल से फेस कर रहा है। तो मैं अगर बात करूं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। ये उनका दूसरा मैच है जो वो खेलेंगे कराची किंग्स के खिलाफ। तो जहां तक अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की मार्टिन गप्टिल हैं, जेसन रॉय हैं, उमर अकमल हैं, सरफराज अहमद खुद नंबर 4 पे आके बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं मैचेस के। लेकिन मैं कराची किंग्स की बात करूँ कि कराची किंग्स के पास अब एक बहुत बड़ी इंजरी आई है। मीर हमजा की जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो अपनी उंगली को फ्रैक्चर, राइट थंब को फ्रैक्चर कर बैठे हैं, जो वो उन्होंने रन आउट किया था साइम अयूब को, लेकिन वो उन्होंने फ्रैक्चर कर दिया, तो वो रूल आउट हो चुके हैं पीएसएल 8 की। अब उनको देखना पड़ेगा कि वो किसको अपनी साइड में इन करते हैं कराची किंग्स को। तो मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी ये बहुत बड़ा टफ मैच होगा। ये दोनों ही बॉटम ऑफ द टेबल मैचेस हैं, और जो भी जीतेगा इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक तरफ कराची किंग्स है जो कराची के ही कप्तान है सरफराज अहमद, और दूसरे कराची किंग्स इमाद वसीम जो कि नेशनल कप्तान है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा इस पर कि कराची किंग्स गलती कहाँ पे कर रहा है। उनका बैटिंग ऑर्डर सही है, बॉलिंग ऑर्डर सही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेता है कराची, जो प्रेशर ले लेता है क्राउड का, एक तो क्राउड कराची का अपना है, तो प्रेशर जो है वो दूसरे उस पर होगा, दूसरी टीम पे होगा, अपोजिट टीम पे होगा। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पे प्रेशर भी होगी, लेकिन सरफराज अहमद नो डाउट ही हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ द नेशनल साइड, तो उन्हें प्रेशर हैंडल करना आता है। वो हर सिचुएशन में मैच को हैंडल करते हैं कि किस तरीके से मैच को लेके चलना है। हर तरीके से वो बिल्कुल रिजवान की तरह टीम के साथ चलते हैं, टीम को लेके चलते हैं और टीम के साथ कोलैबोरेशन रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी आस्क होगी कि किस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची को फेस करती है, क्योंकि कराची का एक अटैकिंग साइड है। जिस तरीके से मैथ्यू वेड टेक ऑन करते हैं विद इरफान खान नियाजी, और जो ये नए यंगस्टर्स हैं जिनको टाइम मिल रहा है ग्रीस पे, तो मैं इनसे कहना चाहूँ कि अपने ग्रीस पे टाइम दे, अपने आप को टाइम दे
और अपने आप को मेंटेन करें कि जिस तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए अपने नेशनल स्क्वाड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो है सिलेक्टर्स का ये दरवाज़ा ठटकाएंगे। यंगस्टर जितने भी हैं, साइम अयूब हो गए, ये खुरम शहजाद हो गए, सलमान इरशाद हो गए और ये इरफान खान नियाजी हो गए, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं ये सिलेक्टर्स का दरवाज़ा ठटकाएंगे कि अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करते हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैच देखा जाए तो कराची का क्राउड एक बार फिर अपनी टीम को सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं उसे कराची को अपने प्रेशर आना चाहिए। कराची का होम ग्राउंड है, अपनी जज्बात में खेले, अपने जोश से खेले, जिस तरीके से मैच को लेके चल रहे हैं उसी तरीके से चले। नो डाउट कराची इज़ अ वेरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड और इनके पास जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ है, शुएब मलिक के साथ एक्सपीरियंस आ जाता है इनके पास, बॉलिंग में मोहम्मद आमिर है, बहुत सारी एग्रेशन है इनके पास। जहाँ के कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास भी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास वनिंदु असरंगा एज स्पिनर, ऑफ स्पिनर्स इनको ज्वाइन करेंगे, जेसन रॉय है बैटिंग में। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है आज का। नाजरीन देखना चाहेंगे हम कि आज कौन जीतेगा मैच, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स पछाड़ पाएंगे कि कराची किंग्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पे एक बार फिर। तो मिलते हैं एक नए जुनून, नए जज्बे और नई जीत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।